जंगल सिर्फ पेड़ों का एक झुंड नहीं होता। जंगल बारिश को रोकता है, हवा को साफ रखता है, धरती का तापमान संभालता है और लाखों जीवों का घर होता है। लेकिन जब विकास की नई रेखाएं नक्शों पर खींची जाती हैं, तो सबसे पहले इन्हीं जंगलों की हरियाली पर आरी चलती है। नालायक के रूप में चुने मोदी जी को, इन सबको। और अब आप देखिए, आज एक फिर से यहाँ गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। रोड चौड़ीकरण के लिए इस जगह पे हाथियों का, जानवरों का घर है, बसेरा है और इसकी स्थिति देखिए सर। उत्तराखंड के ऋषिकेश में आज ठीक यही कहानी लिखी जा रही है। एक ऐसी कहानी जहाँ सिर्फ सड़क चौड़ी नहीं हो रही, बल्कि विकास और प्रकृति आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही है। करीब 20 किलोमीटर लंबे हाईवे को 4 और 6 लेन बनाने की योजना है, लेकिन इसकी कीमत ही करीब 3000 पेड़। जैसे ही पेड़ों पर आरी चलना शुरू हुई, वैसे ही लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। बच्चे, युवा, पर्यावरण प्रेमी, स्थानीय लोग सब एक सवाल पूछने लगे, क्या तेज रफ्तार सड़कें बनाने के लिए सदियों पुरानी हरियालियों को मिटा देना ही एकमात्र रास्ता है? विरोध इतना बड़ा कि सरकार को भी पेड़ों की कटाई पर फिलहाल रोक लगानी पड़ी है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस विवाद का सच सिर्फ पेड़ों की कटाई नहीं, बल्कि विकास, पर्यावरण और भविष्य के बीच चल रही उस लड़ाई में छिपा है, जिसका असर हम सब पर पड़ने वाला है। आइए शुरू से समझते हैं पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है देहरादून और ऋषिकेश को जोड़ने वाले उस रास्ते से, जो सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि उत्तराखंड की जीवन रेखा माना जाता है। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु, जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने वाले यात्री, स्थानीय लोग और हर साल आने वाले लाखों पर्यटक सब इसी हाईवे से गुजरते हैं। लेकिन समय के साथ ये सड़क छोटी पड़ने लगी, ट्रैफिक बढ़ा, जाम बढ़ा और हादसे भी बढ़ने लगे। सरकार के सामने सवाल था कि क्या इस सड़क को पहले जैसा ही छोड़ दिया जाए या भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसे चौड़ा किया जाए। आखिरकार फैसला हुआ कि इस करीब 20 किलोमीटर लंबे रास्ते को 4 और 6 लेन बनाया जाएगा। सरकार का दावा था कि इससे सफर आसान होगा, जाम कम होंगे और 4 धाम यात्रा पहले से ज्यादा सुरक्षित और तेज होगी। लेकिन हर बड़े फैसले की एक और कीमत होती है, और इस परियोजना की कीमत तय हुई करीब 3000 पेड़। जैसे ही सड़क किनारे खड़े पेड़ों पर निशान लगाए गए और कटाई शुरू हुई, वैसे ही पूरे इलाके का माहौल बदल गया। जिन पेड़ों ने दशकों तक यात्रियों को छाया दी, जो पक्षियों का बसेरा बने, जो इस पूरे इलाके की पहचान थे, वे एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। लोगों के लिए ये सिर्फ पेड़ों का कटना नहीं था, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके अपने शहर की पहचान धीरे धीरे खत्म हो रही है। और देखते ही देखते विरोध शुरू हो गया। पहले स्थानीय लोग सामने आए, फिर पर्यावरण प्रेमी आए, और सबसे खास बात यह रही कि बड़ी संख्या में युवा और छात्र भी इस आंदोलन का चेहरा बन गए। उनके हाथों में तख्तियां थी, लेकिन आवाज सिर्फ एक थी, विकास चाहिए लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं। उनका कहना था कि अगर तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो क्या ऐसी सड़क नहीं बन सकती जिसमें हजारों पेड़ों को बचाया जा सके? क्या हर विकास परियोजना की शुरुआत जंगलों की बलि से ही होगी? यही सवाल धीरे धीरे सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक गूंजने लगा। मामला तब और बड़ा हो गया जब हरेला पर्व से ठीक पहले ब्लैक हरेला अभियान शुरू हुआ। उत्तराखंड में हरेला सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। हर साल लोग पेड़ लगाते हैं, हरियाली बचाने का संकल्प लेते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर अलग थी। लोगों ने काले कपड़े पहने, काली तस्वीरें साझा की और कहा कि एक तरफ लाखों पौधे लगाने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ हजारों पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं। उनका तर्क था कि 100 साल पुराने पेड़ की भरपाई एक छोटे से पौधे से नहीं की जा सकती। पौधा बड़ा होने में कई दशक लग जाते हैं, लेकिन पेड़ गिरने में कुछ ही मिनट लगते हैं। विरोध बढ़ता गया और धीरे धीरे ये मुद्दा राजनीति तक पहुंच गया। कई संगठनों ने प्रदर्शन किए और राहुल गांधी ने आंदोलन कर रहे लोगों से मुलाकात की और उनकी चिंताओं को संसद में उठाने का भरोसा दिलाया। लगातार बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया और सरकार ने साफ कहा कि जब तक सभी पक्षों के साथ बातचीत नहीं हो जाती और संतोषजनक सहमति नहीं बन जाती, तब तक पेड़ों की कटाई पर फिलहाल रोक रहेगी। इस फैसले ने आंदोलनकारियों को राहत जरूर दी, लेकिन बहस अभी खत्म नहीं हुई है। अब कहानी का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है, क्योंकि सरकार और NHAI का दावा है कि इस परियोजना का मकसद सिर्फ सड़क चौड़ी करना नहीं। उनका कहना है कि इस हाईवे को इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे, और करीब 754 पेड़ों को दूसरी जगह प्रतिरोपित किया जाएगा। हाथी और दूसरे वन्य जीवों के लिए विशेष अंडरपास बनाए जाएंगे, साउंड बैरियर लगाए जाएंगे और कई ऐसे इंतजाम किए जाएंगे ताकि जंगल और वन्य जीवों की प्राकृतिक आवाजाही बनी रहे। दरअसल ये रास्ता सिर्फ इंसानों का नहीं,
यही इलाका हाथियों समेत कई वन्य जीवों को प्राकृतिक कॉरिडोर भी है। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में इसी सड़क पर 29 वन्य जीव सड़क हादसों का शिकार हुए हैं और सरकार का कहना है कि नई परियोजना बनाने के बाद इन हादसों में कमी आएगी। यानी ये सड़क सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी बनाई जा रही है। और यही वजह है कि आज ये मामला सिर्फ 3000 पेड़ों का नहीं रह गया, ये उस सवाल का प्रतीक बन गया जिसका जवाब सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरा देश तलाश रहा है। क्या विकास और पर्यावरण एक साथ चल सकते हैं? क्या चौड़ी सड़कें बनाते हुए पुराने जंगलों को बचाया जा सकता है, या फिर हर नई परियोजना के साथ हमें कुछ हरियाली खोने के लिए तैयार रहना होगा? शायद इसका जवाब किसी एक पक्ष के पास नहीं है, क्योंकि विकास भी जरूरी है और प्रकृति भी। सड़कें हमारे आज को आसान बनाती है, लेकिन जंगल हमारे आने वाले कल को सुरक्षित रखते हैं। इसलिए ये कहानी सिर्फ ऋषिकेश की नहीं बल्कि उस संतुलन की है जिसे बचाना आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है।